जज्बात का तूफान थमते ही इस्माइल पर पछतावे और नदामत का दौरा पड़ गया था। वो सख्ती से आंखें भींचते अपने अमल के नताइज पर गौर कर रहा था। शहजादी जैसी मासूम लड़की को दागदार करने के साथ उसने मिर्जा ताहिर हुसैन के एतमाद को भी चकनाचूर कर दिया था। अब अगर मिर्जा को इस बात का पता चल जाता तो क्या वो उसे माफ कर देता? हो सकता है मुझे दोबारा पुलिस के हवाले कर दे। एक भयानक सोच उसके दिमाग में गूंजी। इसका मतलब है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो इन्हीं सोचों में उलझा था कि अचानक उसे अपने बाजू पर नर्म नाजुक हाथ का लम्स महसूस हुआ, जो यकीनन शहजादी का हाथ था। और फिर वो हाथ बाजुओं से रेंगता हुआ उसके सीने पर गर्दिश करने लगा। इस लम्स में नफरत की बजाय चाहत का इजहार था। उसने डरते डरते आंखें खोली। शहजादी उसकी तरफ मुतवज्जे थी और उसकी आंखों से फूटने वाली दायमी प्यास की लहरें वो महसूस किए बगैर न रह सका। खफा हो क्या? उसकी मुतरन्नम आवाज ने इस्माइल के कानों में रस घोला। वो गड़बड़ा गया। नहीं तो यहाँ तो मामला ही अजीब हो गया था। मकतूल उल्टा कातिल के खफा होने का अंदेशा लिए पड़ा था। शहजादी ने उसे आहिस्तगी से अपनी जानिब खींचा। फिर इतनी दूर क्यों लेटे हो? और इस खींचने में जाने कौन सी कुव्वत पोशीदा थी कि वो बेसाख्ता खिंचा चला आया। कोई अंदेशा, कोई फिक्र, कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं मेरी जान। तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। वो उससे लिपट गई। इस्माइल बोला, फिर भी शहजादी साहिबा मुझे ऐसा। मगर पार्वती ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसके होंठों पर चुप की मोहर लगा दी। चंद लम्हों बाद वो दोबारा उसे उन्हीं वादियों और नखलिस्तानों की जानिब खींच के ले गई जहां हर तरफ खुशियों के तराने बज रहे थे। गम दुख का कोई निशान भी नहीं था। शायद जन्नत ऐसी ही होती है। उसके अंदर उठने वाले सवाल का जवाब असबात में था। जाने कितनी देर गुजर गई थी। उसे शिद्दत की प्यास महसूस हुई। वो उठने लगा। शहजादी मुस्तफसिर हुई, कहाँ चल दिए? इस्माइल ने कहा, पानी पीना है, सख्त प्यास लगी है। वो बोली, तो खुद क्यों जा रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी दासी। इस्माइल ने कहा, कैसी बातें कर रही हो शहजादी? आप और मेरी? तौबा तौबा। पार्वती दिल की गहराइयों से बोली, सच कह रही हूँ। और जल्दी से उठकर अपने बदन के गिर्द तौलिया लपेटते हुए फ्रिज की जाने बढ़ गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो शीशे के खूबसूरत जग में सुर्खी माइल शरबत ले आई और ग्लास भरकर इस्माइल की जाने बढ़ा दिया। इस्माइल एक ही सांस में ग्लास खाली कर गया। दूसरा ग्लास पीते हुए उसे महसूस हुआ कि शरबत के अंदर अजीब किस्म की तलखी घुली हुई थी। खाली ग्लास वापस करते हुए वो मुस्तफसिर हुआ। अजीब किस्म का जायका है शरबत का, मीठा और कड़वा मिला जुला। पार्वती हंसते हुए बोली, ये तो मीठा है शाहजी, तलखी आपके हलक के अंदर मौजूद है। और ये कहते हुए उसने ऐसी बात की कि इस्माइल शर्मिंदा सा हो गया। एक ही दिन बल्कि चंद घंटों में शहजादी के अंदर अजीब सी तब्दीली दर आई थी कि वो बहुत ज्यादा बेबाक लगने लगी थी। शाहजी और भी पियो ना। पार्वती ने एक और ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। इस मर्तबा शरबत पीते हुए उसे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे आसाब उसके काबू में न हो और वो हवाओं में उड़ रहा हो। शरबत की तलखी भी उसके जहन से महव हो गई थी। ग्लास वापस करते हुए वो लड़खड़ाते हुए बोला, ये तो तुम्हारा चेहरा क्यों घूम रहे हैं शहजादी? उसके अंदाज पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। ये लो और भी पियो। उसने एक और ग्लास भरकर उसकी जाने बढ़ाया। वो ग्लास लेते हुए बमुश्किल बोल पाया था, तुम भी पियो ना। शहजादी बोली, मैं? उसकी नकरई हंसी गूंजी। ये लो, मैं जग को मुंह लगा लेती हूँ। ये कहते हुए बाकी मांदा शरबत पार्वती ने जग को मुंह लगाते हुए पी लिया। इस्माइल हकलाते हुए बोला, तुम तो सारा पी गई हो, मैं क्या पीऊंगा? पार्वती बेहयाई से बोली, तुम मेरे लबों से पीना। इस्माइल का दिमाग उसके काबू में नहीं रहा था। बोला, अच्छा ये ठीक। और उसके मुंह से वो बातें निकलने लगीं जिन पर पहले उसने कई पहरे बिठाए हुए थे। और शहजादी बजाय शर्माने के उसकी हौसला अफजाई करने लगी। जिंदगी में पहली मर्तबा उसे दिल पसंद खिलौना मिला था और वो जानती थी कि उसके पास खुशियां और मसर्रतें कशीद करने के लिए चंद दिन का टाइम था। उसके बाद तो जाने कब ऐसे गबरू से मुलाकात हो पाती और उसे एक नामालूम मुद्दत तक उन बूढ़े गिद्धों के आगे अपने जिस्म का दस्तरखान सजाना पड़ता जो पेट भरा होने के बावजूद मुर्दार के गिर्द जमा रहते हैं और उनकी भूखी आंखों की हवस कभी पूरी नहीं होती। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम ज़माना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां।
स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। अखबार के मुताले में मसरूफ पाशा से चंद्रपाल मुस्तफसिर हुआ। सर, चंद बातें पूछी थी आपसे। मगर पाशा शायद किसी दिलचस्प खबर में महव था कि उसने चंद्रपाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद्रपाल भी दोबारा अपनी बात दोहराने की जुर्रत न कर सका। थोड़ी देर के मुताले के बाद पाशा ने अखबार लपेटा और उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। पूछो। चंद्रपाल बोला, सर, कल विक्रम को आप बता रहे थे कि वो मस्जिद में खुदकुश हमला आवर भेजे। हालांकि ये काम हम मस्जिद में टाइम बम या रिमोट कंट्रोल बम रख कर भी कर सकते हैं। पाशा ने कहा, बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं, मगर खुदकुश धमाका करवाने की एक अहम वजह है। चंद्रपाल ने पूछा, वो क्या सर? पाशा ने कहा, वो ये कि मुसलमान ऐसी कौम है जिसका मजहब के साथ बहुत लगाव होता है। बाकी मजाहिब वाले अपने मजहबी अहकामात पर इतने अमल पैरा नहीं होते जितनी कसरत से मुसलमान इस्लामी तालीमात पर पैरा होते हैं, और उनकी इसी खूबी को खामी में बदलने के लिए हम सब ने मिलकर बुनियाद परस्त और इंतहा परस्त का लक़ब उनके उन दानिश्वरों को सिखला दिया है जो दरपर्दा हमारे लिए काम करते हैं। इस तरह एक मजहबी खूबी को बुराई के जुमरे में शुमार करके इसका इतना प्रचार किया गया कि अवामुन्नास भी इसे बुरा समझने लगे। इस स्टेज पर हमने इसकी कबाहत को मजीद उजागर करने के लिए खुदकुश की इस्तिलाह राइज की, और जिस वक्त बारूद से भरी जैकेट पहनकर एक शख्स लोगों के मजमे में घुसकर नारा लगाते हुए ब्लास्ट करता है तो देखने वाले धमाका करने वाले के नजरियात या अकायद से वाकिफ नहीं होते। वो हमने मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाने होते हैं कि वो दाढ़ी वाला जुनूनी था जिसने मुखालिफ फिरके की मस्जिद में या इमाम बाड़े में खुदकुश धमाका कर दिया। बेशक उसकी दाढ़ी चंद दिन की बड़ी हुई शेव हो, और फिर आखिर में एक इस्लामी तहरीक उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेती है, और हम पर कोई शक नहीं करता कि ये काम महाभारत के सपूतों का हो सकता है। चंद्रपाल ने पूछा, कोई इस्लामी तहरीक इसकी जिम्मेदारी क्यों कबूल करती है? मिर्जा ताहिर हुसैन या पाशा ने बुलंद बांग कहकहा लगाया। बेवकूफ, अगर मैं अखबार के दफ्तर फोन करके कह दूं कि मेरा ताल्लुक फलां जमात से है और मेरी जमात इसकी जिम्मेदारी कबूल करती है, तो फिर तेरा क्या ख्याल है मीडिया वाले कैसे तहकीक करेंगे कि ऐसा कुछ हो गया है या ये झूठ है? चंद्रपाल ने पूछा, तो सर क्या सारे खुदकुश धमाके ऐसे ही हो रहे हैं? पाशा ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, सारे ऐसे नहीं हो रहे। कुछ सचमुच नाम नेहाद इस्लामी तंजीमों ने करवाए हैं और कुछ सदर पाकिस्तान ने करवाए हैं। चंद्रपाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। सदर पाकिस्तान ने? पाशा बोला, हाँ, सदर पाकिस्तान ने। इसका मतलब ये नहीं समझना कि सदर पाकिस्तान ने बाकायदा किसी दहशतगर्द को हमला करने का हुक्म दिया है। चंद्रपाल ने पूछा, तो फिर क्या समझूं सर? पाशा बोला, देखो, तुम अपने घर में आराम और सुकून से रह रहे हो और किसी भी तंजीम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। रात के टाइम अचानक एक ड्रोन हमला होता है जिसमें तमाम घर वाले हलाक हो जाते हैं, सिर्फ तुम बचते हो। खबर लगती है ड्रोन हमले में 9 दहशतगर्द हलाक। अब बताओ तुम किससे इंतकाम लोगे? इंतजामिया से ना, मुल्क की हिफाजत करने वालों से जिन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। तो फिर उनसे इंतकाम लेने का एक ही तरीका है, और वो है खुदकुश हमला। और ये तुझे बताना किसने है? मैं तुम्हारा हमदर्द बनकर सामने आऊंगा और तुझे तरगीब दूंगा कि तू इस तरह अपना इंतकाम ले। और इस तरह हुकूमत काफी खुदकुश तैयार कर देती है। और ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। तुम्हें पाकिस्तान में चारों तरफ ऐसे मुख्तलिफ किरदार बिखरे नजर आएंगे जो मुख्तलिफ तरह से ज्यादती का शिकार हुए होंगे। अब ये तेरी सवाबदीद पर है कि तू उनको किस तरह अपने मकसद के लिए तैयार करता है। इसकी ताज़ा मिसाल इस्माइल शाह तुम्हारे सामने है। चंद्रपाल ने कहा, और जिस खुदकुश का कल विक्रम तस्करा कर रहा था वो? पाशा ने कहा, नहीं, वो एक दूसरा केस है। चंद्रपाल ने कहा, यानी इसके अलावा भी? पाशा बोला, जी जनाब, इसके अलावा भी खुदकुश तैयार होते हैं। चंद्रपाल ने पूछा, पर कैसे सर? पाशा ने कहा, ये तुमने खुद सोच कर बताना है, समझो तुम्हारा इम्तिहान है। चंद्रपाल ने पूछा, किसी को बहुत ज्यादा रकम देकर इस काम पर तैयार किया जाए? पाशा ने कहा, हो सकता है, मगर ऐसा केस न होने के बराबर पेश आता है, क्योंकि मरने के बाद दौलत उसके किस काम की? चंद्रपाल बोला, किसी को ब्लैकमेल करके ये काम करवाया जाए? पाशा ने कहा, ये भी समझो मौखिरुज जिक्र केस की तरह है। चंद्रपाल ने अपनी बेबसी जाहिर की, बोला, इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। पाशा ने कहा, अच्छा ये बताओ, कभी आदि नशई देखे हैं जिन्हें उर्फियाम में जहाज कहते हैं? चंद्रपाल बोला, बहुत देखे हैं सर। पाशा ने कहा, उनकी नफ्सियात से भी वाकिफ हो? चंद्रपाल बोला, कुछ कुछ। पाशा ने पूछा, मसलन यही कि वो नशे के लिए अपनी माँ बहन का भी सौदा कर सकते हैं? पाशा ने कहा, गुड,
बस विक्रम के पास जो खुदकुश है वो आदि नशई है और उस पर मेहनत करके हमने उसे इस काम के लिए तैयार कर लिया है। चंद्रपाल बोला, यानी उसको पता है कि उसे खुदकुश धमाका करना पड़ेगा। पाशा ने कहा, नहीं बेवकूफ, उसे क्या पता कि खुदकुश धमाका क्या होता है। उसे तो बस इतना सिखाया है कि हुजूम में घुसकर ऐसा नारा लगाते हुए ये पिन निकाल लेनी है और वापसी पर इसके इनाम में उसे नशे के कितने इंजेक्शन हम मुफ्त देंगे। चंद्रपाल बोला, सर ऐसे बंदों की अक्ल पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो उस वक्त ब्लास्ट करने का तरीका भूल जाए तो। मिर्जा ताहिर हुसैन उर्फ पाशा ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, गुड, अच्छा सवाल किया है। ऐसी सूरत में हम रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसे आदमियों की जैकेट में ऐसा सिस्टम रखना जरूरी होता है। चंद्रपाल तारीफ सुनकर खुश हो गया, बोला, थैंक यू सर। पाशा ने कहा, थैंक्स की जरूरत नहीं, ये मेरा हक बनता है। अगर तुम्हारी बेवकूफी पर डांट सकता हूँ तो जहानत की बात पर तारीफ भी करनी चाहिए। चंद्रपाल बोला, आपकी डांट भी हमारे लिए एजाज से कम नहीं है सर। उसने अपने लहजे को मजीद खुशामदाना बना लिया। पाशा ने कहा, अच्छा उठो, विक्रम की तरफ चलते हैं। इसी बहाने तुम खुदकुश को भी देख लेना, क्योंकि मेरी जगह संभालने से पहले तुम्हें कुछ अरसा फील्ड में भी काम करना पड़ेगा। और चंद्रपाल सर हिलाते हुए उसके साथ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठे विक्रम के ठिकाने की तरफ रवां दवां थे। फाजिल अली खान के घर दाखिल होते ही उसकी लाडली इकलौती बेटी उसके साथ चिमट गई। पापा जानी, ये क्या? मैं पहले के 2 मुहाफिजों से तंग थी, आपने 2 मुहाफिज मजीद बढ़ा दिए। फाजिल अली खान उसके माथे पर बोसा देते हुए पिचकारा, अरे हमारी गुड़िया तो खफा लगती है। उसकी बेटी ने कहा, बस मुझे नहीं पता पापा, आप ये मुहाफिजों का दुम छल्ला मेरे साथ खत्म करें। पता है सारे स्टूडेंट्स पीठ पीछे हंसते हैं और तंजन कहते हैं रियासत परिस्तान की शहजादी। फाजिल खान बोला, वो तो तुम हो, तुम्हारे शहजादी होने पर किसी को क्या शक हो सकता है। उसकी बेटी बोली, पर पापा मुझे अच्छा नहीं लगता। फाजिल खान बोला, पापा की जान, ये जरूरी है, दुश्मनदार आदमी हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दुश्मन गुड़िया के जरिए हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। उसकी बेटी ने कहा, पापा मैं तो किसी की दुश्मन नहीं, न कभी किसी का बुरा चाहा है, तो कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। फाजिल खान बोला, बहुत भोली हो गुड़िया, तुम्हें क्या मालूम दुनिया में कैसे कैसे शक्कीउल कल्ब भरे पड़े हैं। ऐसा कहते हुए उसे अपने जुल्म भूल गए थे। वो अपनी बेटी को साथ लिए सोफे पर बैठा और फिर जेब से कीमती चॉकलेट का डिब्बा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो हमें अपनी गुड़िया के चॉकलेट लाने नहीं भूले। उसकी बेटी चॉकलेट का डिब्बा झपटते हुए खुशी से चहकी, थैंक यू पापा। फाजिल अली की बीवी कमरे में दाखिल होते हुए बड़बड़ाई, अभी तक बचपना नहीं गया इस लड़की का। फाजिल खान अपनी बीवी से बोला, बेगम तेरा क्या ख्याल है, ये बड़ी हो गई है। उसकी बीवी बोली, तो और क्या, मुझसे तो 2 इंच लंबी ही लगती है। फाजिल अली बोला, बंदा कद से नहीं उम्र से जवान होता है बेगम, और हमारी गुड़िया की अभी उम्र ही क्या है। उसकी बीवी ने कहा, बस बस वकालत की जरूरत नहीं, तुम तो हमेशा इसकी तरफदारी करोगे। फाजिल अली बीवी को जवाब देने ही लगा था कि उसके सेल फोन की घंटी बजी। यस शेरे, क्या बात है? शेरे ने कहा, सेठ साहब पार्टी पहुंच गई है और ब्लू लैंड में आपकी मुंतजिर है। वो बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ, इतनी जल्दी? शेरे ने कहा, सर उन्हें इस्लामाबाद से फ्लाइट मिल गई थी। फाजिल अली बोला, अच्छा ठीक है, उनकी खातिर तवाज़ो करो, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसने सेल फोन बंद करके जेब में डाला और अपनी बेटी से बोला, अच्छा हिना बेटा, रात को गपशप होगी, अभी एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। हिना मुंह बसूरते हुए बोली, पापा आप भी बस चंद मिनट के लिए आते हैं, मैं जी भर के देख भी नहीं पाती कि आप फिर चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको काम मुझसे ज्यादा अजीज हो। फाजिल खान बोला, पापा की जान, ये सारा काम, सारी मेहनत, मुशक्कत, सब कुछ हम अपनी शहजादी के लिए ही तो करते हैं। उसकी बेटी बोली, मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। फाजिल अली अपनी बेटी की नाक आहिस्ता से मरोड़ते हुए बोला, अरे हमारी गुड़िया तो खफा हो गई। उसकी बेटी हिना बोली, अच्छा हम 1.5 घंटे में वापस आने की कोशिश करते हैं और फिर आज की रात और कल का पूरा दिन हम अपनी गुड़िया की मैयत में ही गुजारेंगे। उसकी बेटी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं पापा, मेरे सर की कसम खाकर वादा करो। फाजिल अली उसके सर पर हाथ रख कर बोला, अच्छा भाई ऐसे ही कहूंगा जैसे तू कह रही है। और फिर बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखकर सुकून का सांस लेते हुए वहां से रुखसत हो गया। उसकी बेटी उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो उसकी इकलौती औलाद थी और उसकी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फर्ज समझता था। ड्राइवर ने उसे देखकर जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। उसके बैठते ही ड्राइवर दरवाजा बंद करके अपनी सीट पर आन बैठा। उसके दोनों मुहाफिजों ने भी कार की पिछली नशिस्तें संभाल ली थी। ब्लू लैंड चलना है, ड्राइवर को कहकर उसने सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वहां तक पहुंचने से पहले वो ज़हनी तौर पर खुद को गुफ्तगू के लिए तैयार करने लगा। ब्लू लैंड तक पहुंचते उन्हें घंटा लगा था। ब्लू लैंड एक छोटी सी खूबसूरत कोठी थी जिसकी दीवारों और खिड़की दरवाजों को हल्का नीला पेंट किया गया था। इसी वजह से इसका कोड नेम ब्लू लैंड था। इस जगह उसके खुसूसी मेहमान ठहराए जाते थे। गेट पर मौजूद चौकीदार ने उसकी गाड़ी पहचानते ही गेट खोल दिया। कोठी के मुख्तसर सहन में गाड़ी रोक
रोक कर ड्राइवर फुर्ती से बाहर निकला। उसका इरादा फाजिल के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने का था, मगर इससे पहले फाजिल अली खान का मुहाफिज पिछली नशिस्त से निकलकर ये खिदमत सरंजाम दे चुका था। गाड़ी से निकलकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। दोनों मुहाफिज लाहका बने उसके पीछे पीछे चल पड़े। उस वक्त शेरा अंदर से बरामद हुआ। वो शायद गाड़ी की आवाज सुनकर निकला था। सलाम सेठ साहब, वो मौदबाना लहजे में सलाम कहते हुए उसके पीछे हो लिया। मेहमान किधर हैं शेरे? शेरे ने कहा, उन्होंने मीटिंग रूम में बैठना पसंद किया है सेठ साहब। और फाजिल अली सर हिलाते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हेलो एवरीबॉडी, हम लेट तो नहीं हो गए? वो उम्मुल खबाइस से शुगुल कर रहे थे। चारों फाजिल खान को देख कर खड़े हो गए थे। इनमें से एक शुस्ता उर्दू में बोला, नहीं सेठ साहब, हम अभी पहुंचे हैं। फाजिल अली ने फर्दन फर्दन तमाम से मुसाफा किया, प्लीज तशरीफ रखें। तमाम लोग दोबारा सोफों पर बैठ गए। मुलाजिम ने एक खाली ग्लास लाकर अदब से फाजिल अली के सामने भी रख दिया। उसने पसंदीदा शराब की बोतल से ग्लास भरा और अपने मुहाफिजों से कहा, ठीक है, तुम लोग फिलहाल बाहर रुक कर इंतजार करो। जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना, और जब तक हमें पता न हो किसी को मीटिंग रूम के करीब आने की इजाजत नहीं। तमाम मुहाफिज माशरे के सर हिलाते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। इस किस्म की मीटिंग्स में फाजिल अली अपने करीबी आदमी और दस्तरास्त शेरे को भी शामिल नहीं करता था। मुलाजिमों के बाहर जाते ही फाजिल अली डेवी की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब बताएं डेवी साहब, इतनी इमरजेंसी में कैसे आना हुआ? वो शख्स बोला, पहला मकसद तो आपको मुबारकबाद पेश करना था। हाई कमांड की तरफ से आपके काम की बड़ी तारीफ की गई है। आपने कराची के हालात जिस अंदाज से हैंडल किए हुए हैं, ये आप ही का खासा है। दूसरी अहम बात यह है कि अपने 2 आदमी पिंडी में खुफिया एजेंसी के हाथ आ गए हैं। इस वजह से पिंडी इस्लामाबाद का सारा सेटअप तब्दील करना पड़ गया है। तंजीम के बाकी आदमी फिलहाल ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। आपका इनमें से किसी के साथ बाकायदा राब्ता तो खैर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ रोज एहतियात बरतनी है। ये CI और ISI वाले ऐसी बदरूहें हैं कि एक मर्तबा किसी के पीछे पड़ जाएं तो पाताल तक नहीं छोड़ते। तीसरी बात, NON और कबायलियों के दरमियान लड़ाई काफी सर्द पड़ चुकी है, उसको जरा अपने अंदाज से हरकत देनी है। फाजिल अली बोला, डेवी साहब, हमारी जानिब से हाई कमान का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि हम पर इतने एतमाद का इजहार किया गया। दूसरा, हमारी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। खुफिया एजेंसी का बाप भी हमारे सेटअप का सुराग नहीं लगा सकता। हमारे सारे मोहरे जो काम भी करते हैं वो उसके नतायज से नावाकिफ होते हैं, और हमारी शोहरत एक गैंगस्टर के तौर पर आला हल्कों में है। किसी को भी हमारी असलियत का पता नहीं। बाकी जहां तक NON और पख्तूनों की बात है, इस इशू पर जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाएगा। फाजिल खान का फिक्रा मुकम्मल होने से पहले शेरा दरवाजा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ। सेठ साहब, छापा पड़ गया है। सेठ फाजिल उछल कर खड़ा हो गया। क्या? बाकी चारों भी बैठे न रह सके, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। शेरा बोला, मैं सच कह रहा हूँ सेठ साहब, अभी अभी साहिल के अड्डे से रहमत का फोन आया है कि वहाँ पुलिस का छापा पड़ा है, जिसमें दिलदार अली और शमशीर गिरफ्तार हो गए हैं, और अड्डे में मौजूद माल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। शेरे की वजाहत के साथ फाजिल अली की जर्द पड़ती रंगत बहाल हो गई थी। वो सुख का सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गया। शेरे, तूने तो हमें हैरान कर दिया। बहरहाल जाओ, उसका हल हो जाएगा। और शेरा कुछ ना समझने वाले अंदाज में कमरे से बाहर चल दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि अनजाने में उसने सेठ और उसके साथियों को किस खौफ में मुब्तला कर दिया था। CI और ISI का खौफ उनकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा था, और बदकिस्मती से शेरा शुरू में अपनी बात वाज़े अंदाज में नहीं कह पाया था। डेवी का सफेद फार्म साथ ही फीकी मुस्कुराहट से बोला, इस बेवकूफ ने तो डरा ही दिया था। फाजिल अली ने अपने खौफ को परेशानी का नाम देने की कोशिश की। बोला, नहीं यार, डरने की क्या बात थी, बस जरा हैरानी हुई कि जाने कौन सा छापा पड़ गया है। मगर ये उसकी नाकाम कोशिश थी, क्योंकि चारों सफेद फार्म छापे के नाम पर उसकी उड़ती रंगत देख चुके थे, पर उसे आईना दिखाने में उन्हें कोई फायदा नहीं था, इसलिए खामोश रहे। यूं भी छापे के नाम पर उनके दिल की धड़कनें अब तक एतदाल पजीर नहीं हो सकी थी। डेवी ने गुफ्तगू का रुख बदला। खैर, मिट्टी डालो इस मामले पर। आप कुछ कह रहे थे सेठ साहब? फाजिल बोला, हाँ, हम कह रहे थे कि कराची के हालात हमारे कंट्रोल में हैं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो खैर आते रहते हैं, लेकिन इनकी हमारी नजर में कोई अहमियत नहीं। जैसे आज के छापे को ले लो, ये लाजिमन अपने किसी इंचार्ज के पुलिस के किसी अफसर को खफा कर देने की वजह से पड़ा होगा। अभी मीटिंग से फारिग होकर मुझे 1-2 फोन करने पड़ेंगे, बंदे भी रिहा हो जाएंगे और माल भी वापस मिल जाएगा। डेवी बोला, वो तो खैर हमें अच्छी तरह मालूम है, फिर भी मैं एक दोस्त होने के नाते आपको मोहतात रहने का मशवरा दूंगा।
यूं भी पाकिस्तान का सबसे अहम इलाका आपकी जिम्मेदारी पे है और हाई कमांड न सिर्फ ये कि आपके काम से मुतमईन है बल्कि आप पर अंधा एतमाद करती है। और एक राज की बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर हाई कमांड का इरादा पूरे नेटवर्क को लिंक करने का है और इसके लिए लाजमी होगा कि तमाम शहरों में मौजूद तंजीम के नुमाइंदों को किसी एक आदमी के अहकामात का पाबंद किया जाए। उस आदमी की हैसियत एक इंचार्ज या सरबराह की सी होगी। इस ज़िमन में सिफारिशात ज़ेर गौर हैं और बतौर इंचार्ज जिन बंदों का नाम ज़ेर गौर है इनमें आप सर फहरिस्त हैं। डेवी की बात सुनकर फाजिल खान का चेहरा खुशी से दमकने लगा। बोला, अगर यूं हो जाए तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे और फिर आप देखना कि हम ब्लैक लिक्विड के लिए क्या कुछ करते हैं। डेवी बोला, इत्मीनान रखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, आगे तेरी किस्मत। अलबत्ता ये जरूर याद रखना कि किसी को भी नामजद करते वक्त उसकी ताज़ा तरीन कारकर्दगी को जरूर मद्देनजर रखा जाएगा। इसलिए अपने काम में मजीद तेजी लाओ क्योंकि पेशावर में मौजूद ब्लैक लिक्विड के नुमाइंदे का नाम भी हाई कमांड की फहरिस्त में बतौर सरबराह के मौजूद है और इन दिनों उसकी कारकर्दगी खासी नुमाया है। फाजिल खान बोला, इसका मतलब है आपने उससे भी इसी तरह की गुफ्तगू की होगी। उसका लहजा शिकायत का रंग लिए हुए था। डेवी ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, हम तो पेशावर गए ही नहीं, इस्लामाबाद से डायरेक्ट इधर पहुंचे हैं। हाँ, यहाँ से वापसी पर जरूर अकबर अली खान से मुलाकात होगी लेकिन उसके साथ ऐसी कोई गुफ्तगू करने का इरादा नहीं है मेरा। फाजिल बोला, थैंक्स ब्रदर, अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो तो हुक्म करो। डेवी बोला, नहीं, अब हम चलेंगे, बस वो NON और PMA के दरमियान जो ठंड छाई हुई है उसका कोई हल जरूर करो। फाजिल बोला, आप फिक्र ही ना करें जनाब, बस चंद दिन इंतजार करें। और फाजिल खान की इस बात के साथ ही वो तमाम खड़े हो गए। आज की रात तो हमें खिदमत का मौका देते। वो बोले, हम जरूर आपकी मेजबानी से बहरामंद होते मगर अफसोस हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी हमने कोयटा जाना है। फाजिल खान बोला, ओके, एज यू विश। और ये कहते हुए वो उन्हें रुखसत करने के लिए उनके साथ चल पड़ा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।